इसके मुताबिक रही चीन की जीडीपी ग्रोथ। चौथी तिमाही में 7.3% से घटकर 6.8%। ज्यादातर एशियाई बाजारों में तेजी और एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में। चीन के बाद अब अमेरिका को लेकर भी चिंता बढ़ी। सीएनबीसी सर्वे के मुताबिक 30% विशेषज्ञों को यूएस में मंदी का अनुमान। कल की छुट्टी के बाद आज खुलेंगे अमेरिकी बाजार। प्रतिदिन 5 लाख बैरल कच्चा तेल बाजार में उतार सकता है ईरान। ब्रेंट क्रूड $28 के करीब। रिलायंस इंडस्ट्रीज एचसीएल टेक के नतीजे आज। आरआईएल के जीआरएम $12 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान। चेन्नई की बाढ़ से एचसीएल टेक पर दबाव संभव। और एशियन पेंट्स ने बाजार बंद होने के बाद दिए बेहतरीन नतीजे। त्योहारी बिक्री से बढ़ी आय, मार्जिन्स में भी अच्छा उछाल। चीन की जीडीपी के आंकड़ों के बाद एशियाई बाजारों में थोड़ी रिकवरी, थोड़ी मजबूती के संकेत। और ऐसे में एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर खुलेंगे तो मजबूत, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से हफ्ते की कमजोर शुरुआत कल हुई है, लगातार ऊपरी स्तरों से दबाव आता दिखा है। क्या 7,400, 7,400 के 50 के पार जाकर निफ्टी टिक पाएगा? उछाल में बिकवाली की जाए या फिर यहां पर खरीदारी के मौके? और खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में क्या हो आपकी रणनीति? इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई। जहां चाइना के जीडीपी के डेटा आने से पहले आप देखिए 33 अंक ऊपर था एसजीएक्स निफ्टी, और अब करीब आधी बढ़त उसने गवा दी है। आप देख सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी मात्र 7 अंक ही ऊपर है। तो कभी भी लाल निशान में फिसलने के लिए तैयार। शंघाई के मार्केट्स पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं वहां किस तरह का कारोबार हो रहा है। आप देखेंगे कि हाई से नीचे आ रहे हैं शंघाई के मार्केट्स भी। तो जीडीपी के आंकड़ों के बाद थोड़ा ऊपर से प्रेशर देखने को मिल रहा है। हांगकांग के मार्केट्स जहां 100 अंक से ज्यादा की तेजी थी, वो भी दबाव में ही कारोबार कर रहे हैं। चलिए सबका मतलब समझेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक, सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी से बात करेंगे इसका क्या मतलब है। लेकिन अनिल, आप देखिए डेटा के बाद दबाव देखने को मिल रहा है सॉफ्ट तौर पर चाइना में भी, और एसजीएक्स निफ्टी में 33 अंक की बढ़त मात्र सिंगल डिजिट में रह गई है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर डेटा जो आए हैं चीन की ग्रोथ के, वो उम्मीद के मुताबिक आए हैं। ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा आए हो। जो ग्रोथ की रेंज थी उस रेंज के भीतर आए। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि एक कोई बड़ा झटका लगने का डर था। काफी लोग ये भी मान रहे थे कि हो सकता है 6.5% या उसके नीचे का डेटा आए, तो वो नजर नहीं आ रहा। तो इसीलिए आप ग्लोबल मार्केट्स को, एशियाई बाजारों को थोड़ा स्टेबल होते हुए देख रहे हैं। दूसरी बात, कल रात अमेरिकी बाजार बंद थे, तो जाहिर सी बात है कि उस लिहाज से भी बाजार थोड़े से स्टेबल है। लेकिन ये डेटा ऐसे नहीं कि पूरी तरह से मूड बदल दे। बिल्कुल, मूड तो बदल नहीं सकते। जीडीपी का डेटा जरूर इनलाइन आया है, लेकिन अनिल आप देखिए चाइना का जो रिटेल सेल का नंबर आया है वो कमजोर आया है। एक्सपेक्टेशन थी कि करीब 11.3% रहेगा, 11.1% रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का नंबर भी देखिए कमजोर आया है। एक्सपेक्टेशन थी कि 6.1% रहेगा, वो डेटा 6% से नीचे 5.9% आया है। और इसीलिए आप देख सकते हैं ऊपरी स्तरों से थोड़े बाजार हल्के होते हुए दिख रहे हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, खास तौर पर जब कल हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट लेवल 7,400 का टूट गया था, और एक समय तो ऐसा भी लग रहा था बाजार बंद होने के करीब में कि 7,300 तक भी जा सकता है। क्या वो इंपॉर्टेंट लेवल आज टूट सकता है, आपको लग रहा है? कल भी हमारा इंपॉर्टेंट लेवल यही था कि निफ्टी पर अगला सपोर्ट 7,300, 7,350 की रेंज में, और लगभग 7,337 का हमने लो बनाया है। तो रेंज को टेस्ट किया है निचले स्तरों पर। आज के लिए भी वही लग रहा है कि 7,300 के आसपास एक अहम सपोर्ट हो सकता है। इस लिहाज से मैंने आज की ट्रेडिंग रेंज 7,300 और 7,450 की दी है। अब 150 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज देने के पीछे रीजन यही कि बाजार काफी भारी भरकम उतार चढ़ाव दोनों तरफ दिखा रहे हैं, और उस लिहाज से पहला अहम अब सपोर्ट अगर 7,300 को तोड़ते हैं, हालांकि उसकी संभावना थोड़ी कम दिख रही है क्योंकि वहां पर डेटा वायदा कारोबार के ऐसे हैं कि 7,300 को आसानी से तोड़ेंगे नहीं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन 7,300 के नीचे फिर 7,200, 7,250 अगला अहम सपोर्ट हो सकता है, टेक्निकली भी और डेटा के लिहाज से भी। ऐसे में अगर अपसाइड बनती है चीन के इन डेटा के बाद, अगर बाजार फिर से थोड़ा, हमारे बाजार खुलने में भी वक्त है, अगर सुधर जाए तो पहले 7,400 को पार करना मुश्किल होगा, उसके बाद 7,450 इस रेंज में जाकर बाजार अटकेंगे। वहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली भी होगी। तेजी करने वाले ट्रेडर्स जो फंसे हुए हैं वो निकलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन मंदी करने वाले ट्रेडर्स के लिए एक लेवल साफ है और वो है 7,500 का। अब जब तक आप 7,500 के ऊपर न निकले,
कोई जल्दबाजी न करें मंदी काटने की, तब तक बाजार अभी भी निचले कमजोर मूड में ही रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। कल जिस तरह से मिड कैप शेयर टूटे हैं, स्मॉल कैप शेयर टूटे हैं, कुछ और मार्जिन कॉल्स आ सकते हैं, और अगर ट्रेडर्स ने अपने मार्जिन में शेयर दिए हैं, उन शेयरों के दाम कम हो रहे हैं, या तो उनकी पोजीशन कम होगी या एडिशनल मार्जिन देना पड़ सकता है। उस लिहाज से मार्जिन कॉल्स मिड कैप शेयरों में अब भी आ सकते हैं, वहां सावधानी रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी ने कल का हमारा लेवल 15,000 का टेस्ट किया है, आज 14,800 15,200 ये ट्रेडिंग रेंज में बैंक निफ्टी की देख रहा हूं। इसके पार निकले या 15,500 के पार निकले तो ही बैंक निफ्टी में तेजी के मूड में आई है। बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी काफी खराब भी दिख रहा है। तो ओवरऑल बाजार में उतार चढ़ाव आज भी बना रहेगा। ऊपर खुल गए तो आपको प्रॉफिट बुकिंग सेकंड हाफ में शायद आती हुई दिखे। सावधानी के साथ ट्रेड करें और खास तौर से सावधान रहें मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमी और विकास से पूछते हैं कि वो कैसे अप्रोच करेंगे आज के बाजार को। उसके बाद अनिल से पूछेंगे कि एफएनओ में और एफआईएस का डेटा कैसा लग रहा है। लेकिन विकास, गुड मॉर्निंग, ये बताइए आपको चाइना का डेटा कैसा लगा और आज भारतीय बाजार किस तरह का रिएक्शन दे सकते हैं? देखिए हेमंत, चाइना के डेटा पे बिल्कुल दुनिया भर की नजरें थी। जो डेटा आए हैं वो इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस थे। जितना जीडीपी एक्सपेक्टेड था, ग्रोथ उतनी आई है। तो उसके लिहाज से हम बहुत ज्यादा जो एक रोज हम जो पैनिक या जो बहुत ज्यादा एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं, वो मुझे लगता है आज थमनी चाहिए। और अगर बाजार मतलब थोड़ी देर स्टेबल रहते हैं तो मुझे लगता है चूंकि पिछले 7-8-10 दिनों से बहुत बड़ी गिरावट हमने दुनिया भर के बाजारों में देखी है, तो हो सकता है टेक्निकली भी बाजार सोल्ड आउट, ओवरसोल्ड लग रहा है, तो वहां से एक रिकवरी आनी चाहिए। बट इट वुड अल्टीमेटली डिपेंड ऑन जब दोपहर में यूरोप के बाजार खुलते हैं और जो यूएस के बाजार जो कि कल बंद थे, वहां पे डाउ फ्यूचर्स का क्या रहता है, तो इन सबको देखते हुए बाजार में। बट मुझे लगता है कि जिस तरह से बाजार में पिछले 10-12 दिनों में गिरावट देखी गई है, अभी रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग साइड के फेवर में है। बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट और हो सकती है, बट समवेयर मुझे लगता है यहां से बाजार में एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक भी देखा जाना चाहिए सकता है। लेकिन क्या चार्ट्स पर इस तरह की कोई सिचुएशन है, और अगर शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आए तो सिमी क्या आप शॉर्ट करेंगी बाजार को? क्या लेवल्स आप निफ्टी पर देख रही हैं और ट्रेडिंग रणनीति क्या है आपकी? गुड मॉर्निंग अनिल जी। निफ्टी वीक ही लग रहा है, और जहां पे कल बंद हुआ था, एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था कि निफ्टी वापस एक नया लो कल बनाएगा। 7425 के आसपास जो लो लास्ट वीक को बनाया था, मैंने सोचा था शायद निफ्टी का वही लो बन गया और निफ्टी शायद एक बार एटलीस्ट छोटा सा पुल बैक देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट कल का ट्रेडिंग सेशन में 7425 तो टूट ही गया, 7350 का लेवल भी टूट गया था। तो अभी देख के लग रहा है कि अभी कोई भी रैली मिलता है, अगर ग्लोबल मार्केट्स का थोड़ा सा सहारा मिलता है तो पुल बैक तो जरूर आएगा, पर वो पुल बैक में निफ्टी कहाँ पे रुकेगा वो देखना पड़ेगा। पहला पड़ाव तो 7400 से 7425 ही है, जो कि लास्ट वीक का लो था 7425। अभी निफ्टी को देख के लग रहा है कि शायद आज के दिन के लिए निफ्टी वो लेवल क्रॉस नहीं करेगा। अगर क्रॉस कर भी गया तो भी मैं ये मानती हूँ कि मेजर रेजिस्टेंस 7500 से 7540 के बीच में है। 7540 इसलिए अहम है क्योंकि 7540 के आसपास दिसंबर का भी लो बना था और सितंबर महीने का भी लो बना था 7539 के आसपास। तो 7540 भी मेरे ख्याल से एक क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा जो कि निफ्टी को पार करना पड़ेगा। मतलब अभी यहां से अगर ऊपर जाए तो पहला पड़ाव 7400 से 7425, नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, मेजर सप्लाई एरिया जो है वो है 7500 से 7540। ये दोनों लेवल अगर डिसाइसिवली वॉल्यूम सपोर्ट के साथ क्रॉस हो जाता है तो ही मानेंगे कि शायद एक मीनिंगफुल रैली, रिकवरी रैली देखने को मिलेगा। नहीं तो यहां से जो भी रैली मिलता है वो पुलबैक रैली होगा और उस पुलबैक में वापस सेल पोजीशन क्रिएट करके देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ये रैली बहुत जल्दी सस्टेन करने वाला है। इनफैक्ट नीचे मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 7336 का जो लो आज कल बना था, वो लो आज किसी भी तरह से अगर टूट गया तो 7300 के आसपास साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट 7300 का भी टूट गया तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 7200 के आसपास है। निफ्टी उससे पहले रुकेगा नहीं, 7200 के आसपास ही शायद जाएगा। चलिए, तो यहाँ से 100 पॉइंट की और गिरावट हो सकती है मार्केट में। इंटरेस्टिंग होगा कल के लो ना तोड़े बाजार। 7336 का लो कल निफ्टी ने बनाया था। लेकिन देखिए, सब उछाल में बिकवाली इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि एफआईएस देखिए हर रोज 4 डिजिट की बिकवाली करते हैं। 9000 करोड़ रुपए की एफआईएस ने बिकवाली कर दी है 1 जनवरी से अब तक, और कल देखिए 1200 करोड़ रुपए की बिकवाली। और डीआईएस की भी अगर इसके सामने खड़े होकर वो खरीदारी भी दिन भर करे ना
तो भी आप देखिए काम बनता नहीं है। डेज लो पर ही मार्केट ने कल समाप्ति दी। 500 शेयर लोअर सर्किट पर लगे थे कल बाजार में। देखिए, ये बात सही है कि डोमेस्टिक फंड्स की इतनी बेहतरीन खरीदारी होती दिख रही है, लेकिन अगर सिर्फ डीआई और एफआईएस का डेटा मिलाकर देखें तो दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और कम्युनिटी है जिसका बहुत प्रेशर है बिकवाली का, वो है ट्रेडर्स। अब जिस तरह से ट्रेडर्स की पोजीशन कम हो रही है, जो तेजी की पोजीशन बेचते हुए नजर आ रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात, डेटा में आप देखिए, कैश मार्केट के तो बिकवाली के ही, वायदा कारोबार के डेटा भी काफी इंटरेस्टिंग है, खासतौर से एफआईएस के। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, कल आप देखिए 958 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने खरीदे हैं, और ये बेहद इंटरेस्टिंग है क्योंकि एफआईएस की तरफ से कल के सेशन में, परसों के सेशन में अब इंडेक्स में बिकवाली नहीं हो रही। इनफैक्ट वो इंडेक्स में अपनी थोड़ी थोड़ी शॉर्ट पोजीशन कवर कर रहे हैं और कुछ हद तक तेजी की पोजीशन भी बना रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली अब भी उनकी बरकरार है। और कल के सेशन में स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने 484 करोड़ के बेचे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि एफआईएस को थोड़ा रिडम्पशन प्रेशर है, और जब रिडम्पशन प्रेशर है तो आपको स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे, इंडेक्स बेचने से काम नहीं चलेगा। लेकिन जो एफआईएस ने हेजिंग पोजीशन काफी पहले से बना रखी थी, वहां पर अब वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है एफआईएस ये मान रहे हो कि यहां से हमें इंडेक्स में डाउन साइड रिस्क कम लगती है, या फिर हमारा पोर्टफोलियो में से काफी कुछ स्टॉक बिक चुका है, तो अब हमें हेजिंग रखने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, उस लिहाज से इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे जाने हैं। लेकिन ओवरऑल ये बात सही है, डोमेस्टिक फंड मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वो तभी मजबूत दिखेगा जबकि ट्रेडर्स की बिकवाली रुकती हुई दिखे। और कल के सेशन में डेटा साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि पोजीशंस काफी हल्की होती हुई नजर आई है। बिल्कुल, तो पोजीशंस हल्की हो रही हैं, आपको सावधान रहना चाहिए। एफएनओ डेटा पर भी अनिल से बात करेंगे, लेकिन अगर एक ट्रेड हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स को आज लेना हो तो वो कौन से स्टॉक में होगा और किस तरफ होगा, ये सब जानना चाहते हैं। सिमी, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए शॉर्ट का सलाह है वैसे आपकी बाजार पर सेल ऑन वैलीज की, तो कौन सा वो शेयर होगा जहां बिकवाली करेंगी? हेमंत, मैं तो एक स्टॉक बैंक्स में से चूज करूंगी, क्योंकि बैंक में वीकनेस है। कल का मार्केट में जो भी पुल बैक दिया था, इनिशियल मार्केट में जो भी सहारा मिल रहा था बैंक से मिल रहा था, और सबसे बड़ा उसमें जो कंट्रीब्यूशन था बैंक ऑफ बड़ौदा की, मैं आज उसी को सेल करके देखूंगी। ऊपर में जाने से मैं 129.50 के ऊपर स्टॉप लगा के बेचूंगी। मेरा टारगेट 120 से 118 का है। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक्स में से मैं ट्राई करूंगी, और अगर बैंक छोड़ के कोई दूसरा स्टॉक मुझे ट्राई करना है तो मैं रिलायंस कैपिटल को ले लूंगी, क्योंकि रिलायंस कैपिटल कल 350 के नीचे बंद किया था, और मुझे लगता है कि आज ये थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा, तो भी 360 के ऊपर स्टॉप लगा के मैं एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि जो रिसेंट लो ये 328 के आसपास लगाया था, उस लो तक ये वापस आएगा। तो 332 से 328 का मेरा टारगेट होगा लोअर साइड पर, ऊपर में 360 के ऊपर स्टॉप लगाऊंगी। विकास, आप कौन से स्टॉक को ट्रेड करना चाहेंगे आज के दिन? देखिए हेमंत, मेरी राय रहेगी आज तेजी करने की एशियन पेंट्स में। जो कल बाजार के बंद होने के बाद जो नतीजे बहुत ही शानदार थे। मुझे लगता है ये स्टॉक अगर कल के क्लोजिंग लेवल या फिर एक लिमिटेड अपसाइड के साथ खुलता है तो दैट वुड बी द राइट टाइम टू गो लॉन्ग ऑन दिस स्टॉक। बहुत ही बेहतरीन नतीजे थे, हर फ्रंट पे कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाया है, जो पिछले क्वार्टर के खराब नतीजों के बाद इस क्वार्टर क्लियरली बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज किया है। तो मुझे लगता है एशियन पेंट्स शुड बी अ स्टॉक टू वॉच आउट फॉर ऑन द लॉन्ग साइड। बिल्कुल बेहतरीन नंबर्स हर पैमाने पर एशियन पेंट्स ने कल के सत्र में पेश किए थे, काफी तेजी की पोजीशंस बनी हुई भी हैं। इस पर विस्तार से बात करेंगे इस शो में आगे, लेकिन अनिल, जो सिमी कह रही हैं कल का लो 7336 टूटता है तो 7200 तक आ सकता है। एफएनओ का डेटा भी इसी तरफ इशारा कर रहा है क्या? एफएनओ के डेटा में सबसे पहले और अहम सपोर्ट 7300 पर है, और 7300 के बाद ये जरूर है कि 7200 के पुट में पोजीशन बन रही है। तो 7300 टूटने के बाद वही हालत होगी जो 7500 टूटने के बाद हुई है, कि जबरदस्त पोजीशन कम करने की कोशिश करेंगे ट्रेडर्स, तेजी करने वाले ट्रेडर्स। इसलिए 7300 नहीं टूटना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तो जो सिमी कह रही है या फिर लोग 7000 की बात करते हैं, वो सारी रिस्क खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि लाल निशान में आ गया क्योंकि 68 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 7300 पर बना हुआ है। तो वो पोजीशन काफी बड़ी है, उसका टूटना ज्यादा रिस्की होगा, पैनिक वाली बात हो सकती है। लेकिन जहां तक कल के डेटा का सवाल है, एक इंटरेस्टिंग बात पहली बार इस सीरीज में दिख रही है हेमंत, वो ये कि आप स्टॉक फ्यूचर्स देखिए, निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स तीनों में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। इसका मतलब साफ है कि अब इन लेवल्स पर तेजी करने वाले तो थक कर, हार कर, मार्जिन नहीं होने की वजह से अपनी पोजीशन कम कर ही रहे हैं, लेकिन अब मंदी करने वाले ट्रेडर्स भी काफी हद तक अपनी पोजीशन काट रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कल के कमजोर बाजार में प्रीमियम निफ्टी का 8 पॉइंट से बढ़कर 21-22 पॉइंट पर पहुंचा है। इसका मतलब थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी होती दिख रही है। यहां पर अब बिकवाली का दबाव कम हो रहा है। अब जो दबाव बन रहा है तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से हो रहा है कि हमें हमारी पोजीशन कम करनी है। कल के सेशन में एक और इंटरेस्टिंग बात जो वायदा कारोबार के आंकड़ों में जिस पर ट्रेडर्स की नजर होनी चाहिए, 7400 से लेकर 7600, इस 7400, 7500, 7600
3 स्ट्राइक प्राइस पर कल जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है, 13 लाख शेयरों की, 8 लाख शेयरों की, यानी कि बाजार को हर ऊपर के 100 पॉइंट पर काफी जबरदस्त रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, इतना आसानी से आप पार नहीं हो पाएंगे। और ऐसे में अगर रिकवरी आती भी है तो कल ही की तरफ फिर आज कहूंगा कि रिकवरी आती भी है तो सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप्स में आएगी, दिग्गज शेयरों में आएगी, निफ्टी में आएगी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए अब भी मुश्किल भरा वक्त है, वहां पर नीचे गिरकर खरीदारी करने के मौके अभी नहीं है। जब तक कि आपको लार्ज कैप स्टेबल होते न दिखे, वो ये नहीं दिखाए कि अब हम मजबूत हो गए, तब तक मिड कैप चलने वाले नहीं है। तो वहां पर तो खरीदारी करना सोचें, खरीदारी करनी भी हो चुनिंदा तो सिर्फ दिग्गज शेयरों में, और वो भी तब जब 7,500 के पार निकल कर टिक जाए तो ही ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होगा, उससे पहले नहीं। चलिए, तो फिलहाल दिक्कत की बात है, और दिक्कत की बात इस समय एशियाई बाजारों में भी देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार जो 150 पॉइंट ऊपर थे चाइना के जीडीपी आंकड़े आने से पहले, अब आप देखिए लाल निशान में खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी जो करीब 33 अंक ऊपर था, अब यहां पर 2 पॉइंट की गिरावट, और हाई से देखें तो 35-36 अंक नीचे है। शंघाई के बाजारों में भी जो बढ़त थी वो सस्टेन नहीं हो रही है, और जानकार यही बता रहे हैं कि जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। 7% से नीचे के जीडीपी आंकड़े दरअसल चाइना में अच्छे नहीं माने जाते, और इस तरह के नंबर्स आज अच्छे नहीं दिख रहे हैं। लेंगे ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे कि 5 एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी पर आज क्या सलाह दे रहे हैं। क्या 7,300 का स्तर टूट जाएगा, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। वक्त हो गया अब ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको सुझा रहे हैं, कैसे ट्रेड करना चाहिए। और आपको पहले ही बता दूं कि पांचों के 5 एक्सपर्ट्स बेरिश हैं और ज्यादातर मान रहे हैं कि 7,300 का स्तर टूट जाएगा। रजत बोस की राय देखिए, rajatbose.com के रजत बोस मान रहे हैं कि आपको आज के दिन 7,305 टूटने के बाद 7,280 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 7403 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। ग्लोब कैपिटल के रिसर्च एनालिस्ट नीरव अखारिया की राय भी निफ्टी में बिकवाली की, उनका टारगेट है 7,270 का, स्टॉप लॉस 7,410 के आसपास। और ग्लोब कैपिटल के रिसर्च एनालिस्ट नीरव अखारिया के बाद मैक्स ग्रोथ कैपिटल के डायरेक्टर आशुतोष सरना की राय आपको बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि बिकवाली करिए, 7,310 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 7390 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के सीएमडी किरण यादव ने भी निफ्टी में बेचने की राय दी है, उनका टारगेट है 7,250 का, 7,425 पर वो स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल भी निफ्टी में बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट देख रहे हैं वो 7,250 के, स्टॉप लॉस रखिए 7425 पर। और पांचों एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक जो निफ्टी पर अहम लेवल है, ऊपर की तरफ 7,400, 7,425 को पार करना होगा मुश्किल, उसे समझें स्टॉप लॉस का लेवल, और बेचे निफ्टी को। नीचे की तरफ पहला टारगेट होगा 7,300 का, और उसके नीचे फिसले तो 7,250, वो होगा अगला अहम सपोर्ट। तो राय साफ तौर पर बिकवाली की तरफ। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए टॉप 5 स्टॉक्स। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये बताने का आपको कि आज कौन से टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी जरूर नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये खबरों में, सुर्खियों में। और सबसे पहले निफ्टी की दिग्गज कंपनी एशियन पेंट्स कल बाजार बंद होने के बाद नतीजा है, बेहद शानदार नतीजे पेश किए। हालांकि मुनाफे का आंकड़ा हमारी उम्मीद के मुताबिक 463 करोड़ पर, लेकिन आय में काफी बेहतरीन बढ़ोतरी देखने को मिली है। ईबिटा 800 करोड़ के पार निकला है। सबसे बेहतरीन बात जो दिख रही है नतीजे में वो है मार्जिन काफी जबरदस्त है, 16% से 3.25% मार्जिन बढ़कर 19.2% के आसपास पहुंचे, और वो भी जबकि कुछ एक्सपेंसेस थे वन टाइम, उसके बावजूद शानदार नतीजे एशियन पेंट्स ने पेश किए। तो आज अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। माइंट्री मिक्स नतीजे इन्होंने पेश किए हैं। 1:1 के बोनस जो अनुमान लगाया जा रहा था उसी फ्रंट पर आया है। इसके अलावा अगर आप देखें मुनाफे का नंबर, तो 158 करोड़ रुपीस से मुनाफा थोड़ा सा कम होकर 151 करोड़ रुपीस रहा है, लेकिन मार्जिन्स में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है। 15.79% से ये घटकर 14.84% रहे हैं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि चौथी तिमाही जो आने वाली है वो तीसरी तिमाही से बेटर होगी, और नैस्कॉम के गाइडेंस को 12 से 14% की गाइडेंस को बीट करेंगे इस बार भी, लेकिन नतीजे मिक्स दिख रहे हैं। डेल्टा कॉर्प यहां पर पॉजिटिव नतीजे, क्योंकि साल दर साल नुकसान से मुनाफे में आई है कंपनी, लगभग 7.25 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है डेल्टा कॉर्प ने, और आय में 80 करोड़ से बढ़ोतरी होकर 100 करोड़ का आंकड़ा। और घाटे से मुनाफे में HOEC भी आई है। शेयर पर नजर रखिए।
आप देखिए 118 करोड़ रुपए के लॉस के सामने 4.25 करोड़ रुपए का मुनाफा, और बाजार को इसका अनुमान नहीं था। 5.5% नीचे जाकर स्टॉक में कल क्लोजिंग हुई थी। 100 करोड़ के आसपास के एक्सपर्ट्स नुकसान की बात कर रहे थे। एक पॉजिटिव सरप्राइज इस शेयर में भारत बिजली सीमेंस की ग्रुप कंपनी, और यहां पर भी नुकसान से मुनाफे में आई कंपनी। 4 करोड़ का लॉस हुआ, उसके सामने 9 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है, और आय में भी 170 करोड़ से बढ़ोतरी होकर 205 करोड़ के आसपास अच्छे नंबर। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एचसीएल टेक के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए आप डॉलर रेवेन्यू का नंबर देखिए, 1566 करोड़ मिलियन का ये नंबर आया है। इसके अलावा अगर आप मुनाफे का नंबर देखें तो वो अच्छा दिख रहा है। 1795 करोड़ के अनुमान के सामने 1920 करोड़ रुपए का फिगर आया है। दूसरी तिमाही के नंबर्स में आपको बता रहा हूं। और अगर आप डॉलर रेवेन्यू भी देखें तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस दिख रहा है। 1565.5 मिलियन डॉलर्स का अनुमान था, 1566 मिलियन डॉलर्स आया। तो डॉलर रेवेन्यू जो है वो अनुमान के मुताबिक आई है। और अब मेरी स्क्रीन पर एबिटा मार्जिन्स भी दिख रहे हैं। 20.07% से के मुकाबले आप देखिए 20% रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा बहुत दमदार है हेमंत, क्योंकि 1795 करोड़ के मुनाफे के आंकड़े के सामने 1920 करोड़ का आंकड़ा आया है, तो ये काफी बेहतरीन कहा जा सकता है। तो उम्मीद से करीबन 125 करोड़ रुपए मुनाफे का आंकड़ा ज्यादा आया है। हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा हमारे साथ हैं। आशीष, कैसे दिख रहे हैं नंबर्स पहली नजर में? नंबर्स इन लाइन एक्सपेक्टेशंस के, क्योंकि मुनाफे के नंबर में वन ऑफ्स हैं। क्या है, क्योंकि मार्जिन्स के नंबर तो हमारी उम्मीद पे खरे उतरते हुए, मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20% के, और आपने भी हाईलाइट किया एग्जैक्ट 20% पाए। तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में तो ऐसा कोई मार्क डिविएशन नजर नहीं आता है। तो कोई ना कोई वन ऑफ ऑब्वियसली है जो मुनाफे को इतना तगड़ा जंप दे रहा है। मुनाफे में 11% के आसपास तिमाही दे तिमाही का उछाल है। हम एक्सपेक्ट करते 4% के आसपास के उछाल होगा, लेकिन स्ट्रीट फोकस करेगा डॉलर आय के नंबर्स पे, और वो ऑलमोस्ट उम्मीद पे खरे हैं, उतरे हैं। 1566, 1565.5 की हमारी उम्मीद थी, तो एकदम खरे उतरते हुए डॉलर आय के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आएंगे। तो ये क्वार्टर मेरे ख्याल से अगर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखूं मैं, यानी कि अगर रुपया या डॉलर कांस्टेंट देखा जाए, करेंसी कांस्टेंट देखी जाए, तो शायद कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ अपने पीयर्स के मुकाबले शायद सबसे स्ट्रांग एचसीएल टेक्नोलॉजी डिलीवर करी है। तो ये नंबर्स उम्मीद पे खरे उतरते हुए, बस मुझे वो वन ऑफ का इंतजार है, वो नंबर में क्यों डिविएशन इतना तगड़ा है। हालांकि स्ट्रीट वैसे अगर चेन्नई के फ्लड्स नहीं होते तो शायद ये क्वार्टर और भी बेहतर नजर आता। एचसीएल टेक ने हालांकि कोई प्रॉफिट वार्निंग नहीं दी थी, उसके बावजूद ध्यान रखें इस कंपनी का ऑलमोस्ट 1/4 से 1/3 जो कुल कर्मचारियों का बेस है वो बेस्ड आउट ऑफ चेन्नई है। तो उसका इम्पैक्ट अगर 3 दिन का लॉस हुआ है तो उसका इम्पैक्ट काफी होगा। बिल्कुल। आईडीबीआई कैपिटल के आईटी सर्विसेज रिसर्च एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उर्मिल शाह। उर्मिल, जो नंबर्स मेरी स्क्रीन पर अभी और आ रहे हैं वो है कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू का नंबर, जो कि 2.1% बढ़कर आया है। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं इन नंबर्स को, कैसे लग रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट? नंबर्स अच्छे आए हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन से ब्रॉडली इन लाइन है। हमारा एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का था 1.9% का, उससे स्लाइटली बेटर ही आया है। इबिट मार्जिन 20 परसेंटेज पॉइंट पे वो थोड़ा सा कम है। वी वर एक्सपेक्टिंग 20.2%, बट ओवरऑल रेवेन्यू नंबर्स एंड अर्निंग्स नंबर्स आर ब्रॉडली इन लाइन। ओके, तो उम्मीद के मुताबिक आशीष ये 2.1% का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ कैसे देखते हैं आप इसे? स्ट्रांग है। हम एक्सपेक्ट करते थे 2% के आसपास का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, और उसी एक्सपेक्टेशंस के बेसिस में कह रहा था आपसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन तीनों के नंबर्स इससे कहीं कमजोर थे। मैं कांस्टेंट करेंसी नंबर्स क्विकली आपको बताता हूं। टीसीएस का 0.5% था, इन्फोसिस का 1.1 और विप्रो का 1.4 था, और ये आपने नंबर बताया 2.1 का, तो अपने पीयर्स से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस। वैसे एचसीएल टेक के केस में ध्यान रखें, सीजनैलिटी जो हम आमतौर पर कहते हैं जो इंपैक्ट करती है हर कंपनी के Q3 के रेवेन्यूज को, एचसीएल टेक में सीजनैलिटी अपने पीयर्स के मुकाबले थोड़ी सी कम जरूर देखने को मिलती है। इसलिए भी हम एक्सपेक्ट करते थोड़ा सा स्ट्रेंथ इस क्वार्टर में ये कंपनी दिखाएगी, लेकिन चेन्नई फ्लड्स का शायद बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हुआ है। नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। एक दिक्कत की बात यह है, इस कंपनी ने टारगेट मार्जिन की बैंड जो दे रखा है वो 21 से 22% का है नियर टर्म का। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, पर ये लगातार मेरे ख्याल से तीसरा क्वार्टर है उस बैंड के नीचे ये कंपनी मार्जिन क्लॉक कर रही है। इस बार भी 20% के आसपास के मार्जिन है। बिल्कुल। और आप देखिए रुपी रेवेन्यू का नंबर भी हमारे स्क्रीन पर आता हुआ 10,312 करोड़ से के सामने आप देखिए 10,300
41 करोड़ आया है। तो नंबर्स रुपी रेवेन्यू हो या फिर डॉलर रेवेन्यू हो, एक्सपेक्टेशंस पर डॉट ऑन रहे हैं। लेकिन जैसा कि आशीष कह रहे हैं कि इंतजार है उनको भी कि वो कौन सी बात है जिससे 200 करोड़ रुपए का फर्क आ रहा है एक्सपेक्टेशन से मुनाफे में। उर्मिल, क्या लगता है क्या हुआ होगा? मुश्किल है कहना क्या है वो वन टाइम इम्पैक्ट, वो कंपनी से क्लैरिटी लेनी पड़ेगी इस पे। तो कुछ ही देर में कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ेंगे और उसके ऊपर क्लैरिटी आएगी। लेकिन आशीष, इसी के चलते आप कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए के जो एक वन ऑफ हो सकता है, उसके चलते मुनाफे का फिगर काफी इन्फ्लेट करता हुआ 1795 करोड़ के सामने 1920 करोड़ रुपए का मुनाफा। बिल्कुल, बस ये एक एबरेशन है, अदरवाइज नंबर बैंग इन लाइन है। आपने कहा कुछ देर बाद मैनेजमेंट से बातचीत होने वाली है। खास तौर पे पिछले क्वार्टर में ध्यान रखें कुछ दिक्कतें आई थी इस कंपनी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जो वर्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, या जिसे हम आईएमएस कहते हैं। बीते क्वार्टर में वहां पे कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज आए थे। इस कंपनी को ऑलमोस्ट 19-20 मिलियन डॉलर का एक हिट लेना पड़ा था। कुछ ट्रांजेक्शंस में देरी हुई थी। अब सबकी नजरें होंगी उस वर्टिकल पे जो कि इस कंपनी के लिए फायर इंजन था ऑफ लेट। वहां पे हालात कैसे हैं? इसके अलावा ये कंपनी लगातार, आपको याद होगा, $1 बिलियन हर क्वार्टर में डील विंस की बात करती थी। तो वो डील विंस कितनी रही, और साथ साथ अब ज्यादा लोग जानना चाहेंगे कि एग्जीक्यूटिबल अगले 2 साल के लिए कितनी है, क्योंकि लगातार बड़ी तरह डील्स तो बैक करी है, उसका अभी तक रिफ्लेक्शन एक्चुअली रेवेन्यूज में, क्वार्टरली रेवेन्यूज में देखने को नहीं मिला है। तो अब स्ट्रीट उस टाइमलाइन का भी कीनली वेट करेगी। तो कुल मिलाकर उम्मीद के मुताबिक कहे जा सकते हैं नतीजे। मुनाफे के आंकड़े में थोड़ी सी उम्मीद से 125 करोड़ से ज्यादा का जो फिगर है वो अभी देखेंगे कि किस तरह से उसमें आता है। लेकिन उर्मिल शाह हमारे साथ है। उर्मिल, ये बताइए, अब इन नतीजों के दम पर कहीं कोई रेटिंग में बदलाव की गुंजाइश है या जस की तस रहेगी, और इस वक्त क्या टारगेट है आपका HCL टेक के लिए? तो HCL टेक हमारा टॉपिक है अलॉन्ग विद इन्फोसिस। HCL पे हमारा करंट टारगेट प्राइस इज 1022 विच इज बेस्ड ऑन 15 टाइम्स ऑन FY17 अर्निंग्स। सो हम रिव्यू करेंगे आफ्टर द कॉल, बट इट्स लाइकली दैट we would be maintaining a buy and a top pick on the stock, क्योंकि इस क्वार्टर भी $1 बिलियन की TCB विंस हुई है with 8 transformational deals. So growth momentum is intact. सिर्फ margins need to pick up, which I think will happen in the next year. ऑलराइट, चलिए उर्मिल, शुक्रिया आपका इस एनालिसिस के लिए। आशीष, आपका भी धन्यवाद इन नतीजों पर रोशनी डालने के लिए। फिलहाल अगर आप अभी जुड़े हैं CNBC आवाज के साथ, तो एक बार फिर से आपको बता दूं, मुनाफे का नंबर में एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। 1795 करोड़ रुपीस की एक्सपेक्टेशंस के सामने 1920 करोड़ रुपीस का फिगर आया। तो देखना होगा वो कौन सा वन ऑफ है जिसके चलते इतनी अच्छा मुनाफा इन्होंने दिखाया है। लेकिन आप देखिए, डॉलर रेवेन्यू और रुपी रेवेन्यू दोनों ही इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आया है। ना कोई पॉजिटिव सरप्राइज दिख रहा है, ना कोई नेगेटिव सरप्राइज दिख रहा है। एबिटा मार्जिन्स 20% के आसपास के, वो भी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल करीब सही सटीक पड़ते हुए। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरह की पोजीशन इस शेयर में बनी हुई है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। सुमित बागड़िया, आपका स्वागत है। सर, ये बताइए कि HCL टेक, इसमें किस तरह की पोजीशंस अब तक बनी हुई है, क्या हो सकता है आज? गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग। वेल, जहां तक HCL टेक का सवाल है, HCL टेक के अंदर मेरे को लगता है पिछले 3-4 दिनों से ये तेजी मेंटेन हो रही थी। शायद मार्केट ने पहले से सोच रखा था कि रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। जहां तक और आगे का व्यू का सवाल है, ऐसा लग रहा है कि HCL टेक में यहां से एक और तेजी देखने को मिल सकती है, और इमीडिएटली ऊपर में जो एक रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक, वो है 870 से 75 के आसपास का। अगर ये लेवल HCL टेक ब्रेक कर देगा तो फिर इसके अंदर एक बड़ी तेजी बनेगी, जिसके अंदर स्टॉक 950 तक जाएगा। इमीडिएटली अगर कोई व्यू लेना हो तो आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे बाय का व्यू ले सकते हैं 840 के आसपास। अगर ये स्टॉक नीचे में 820 ब्रेक नहीं करता है तो ये स्टॉक स्ट्रांग रहेगा, यानी 820 के ट्रेडिंग एसएल के साथ HCL टेक के अंदर लॉन्ग करे, और ऊपर में इमीडिएटली टारगेट माने 875, और 875 ब्रेक कर देगा तो फिर ये स्टॉक के अंदर 900 से 925 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अच्छी बात ये रही कि कल के सेशन में देखिए, बाजार जब कमजोर हुआ, स्टॉक तो मजबूत बंद हुआ था 0.5%, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में 6% की कमी, 4.25 लाख शेयर कम होते हुए दिखे, यानी कि काफी कुछ तेजी की पोजीशंस कल के सेशन में ही कम होती हुई दिखी। तो रिजल्ट्स के पहले थोड़े ट्रेडर्स हल्के जरूर हुए हैं HCL टेक में, ये राय है। खरीदेंगे आप? आपकी क्या राय होगी यहाँ पर विकास, HCL टेक पर? देखिए अनिल जी, नतीजे जो ऑन द फेस ऑफ इट दिखाई दे रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट में किस कारण से उछाल आया वो देखना जरूर होगा, बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है चेन्नई में फ्लड्स के बावजूद, जहां की इनके जो करीबन 1/3 एम्प्लॉइज काम करते हैं, नतीजे बहुत ही शानदार थे और यहां से मुझे अपसाइड नजर आती है। तो मेरी राय में ये स्टॉक अगर इन्हीं लेवल्स के आसपास आज अगर मिलता है तो दैट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ये इस समय फिलहाल अब तक कोई वन ऑफ यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अगर अनिल ऐसा ही नंबर रहता है और
जिसमें कोई वन ऑफ नहीं होता है, तो एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है बाजार के लिए। तो जो सुमित कह रहे हैं मुझे लगता है वो ज्यादा सही हो सकता है। 1795 करोड़ रुपए के अनुमान के सामने जब 1920 करोड़ रुपए का मुनाफे का फिगर आए तो देखना होगा बाजार खुलने तक, अगर वो क्लैरिटी आ जाती है मार्केट को कि इसमें कोई वन ऑफ नहीं है और यही वो नंबर है जो दरअसल कंपनी ने कमाई की है, तो एक अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो स्टॉप लॉसेस जो बता रहे हैं सुमित 820 के, उस पर नजर रखिए और 840 पर खरीदारी करने की राय है और 870 875 तक ये शेयर जा सकता है। चलिए, ये तो बात हुई HCL टेक की, लेकिन सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, ये बताइए बाजार पर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या सेल ऑन रैलीज की रणनीति आज भी अपनाएंगे? देखिए हेमंत, मार्केट्स अगर ओवरऑल देखने जाएं तो ओवरसोल्ड है और बहुत बड़ा सेल ऑफ आ चुका है। और अगर हम लेवल्स को देखने जाएं तो स्टॉक्स तो ऐसे लेवल पे आ गए हैं जो 2008 के लेवल्स पे आए थे। इमीडिएटली अगर देखेंगे तो 7300 पे हाईएस्ट ओआई बिल्डअप है और कल हमने 7500 और 7600 ऊपर में ओआई में बिल्डअप होते हुए देखा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार के लिए जिस तरह का दबाव बना हुआ है निफ्टी के अंदर, एक बार मार्केट खुलने दे, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रेड लेना है। बट एक बार एक जो ट्रेड लेना हो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, लाइटर नोट पे, हैवी पोजीशन नहीं लेनी है। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर किसी को पोजीशन लेनी हो तो निफ्टी के अंदर 7430 का एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और 7300 का टारगेट। 7430 को अगर ये रिवर्स कर जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक और एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है 100 से 150 पॉइंट की। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 7430, 7300 के टारगेट के लिए एक बार ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये रहा निफ्टी पर इस वक्त। लेकिन नजर होगी बाजार की आज खासतौर पर दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजे पर, और बाजार को इस बार बेहद शानदार नतीजों की उम्मीद है। हमारे सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिलायंस के नतीजे पर बातचीत करने के लिए। नीरज, बताइए क्या कह रहा है अनुमान, और रिलायंस से बाजार को काफी उम्मीदें हैं इस बार? बेहद शानदार नतीजे पेश करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तीसरी तिमाही दिसंबर तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं, जो दूसरी तिमाही के उन्होंने रिकॉर्ड रिजल्ट पेश किए थे, उससे भी बेहतर होंगे। रिजल्ट क्यों बेहतर होंगे? इसको लीड करेगा रिफाइनिंग बिजनेस, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड की कीमतें गिरी उससे बहुत ज्यादा मार्जिन एक्सपेंड हो रही है। अनुमान है हमारा कि जो मुनाफा होगा वो तीसरी तिमाही में वो 6950 करोड़ रुपए होगा, जबकि दूसरी तिमाही में 6561 करोड़ था। यानी दूसरी तिमाही के मुकाबले मुनाफा कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि GRM जो है, जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है, उसमें अब तक की रिकॉर्ड बढ़त होगी जो $12 के आसपास हो रही है। ये बढ़त पिछली जो दूसरी तिमाही का रिकॉर्ड GRM था उससे भी ज्यादा है और सिंगापुर के बेंचमार्क से $4 के से ज्यादा की बढ़त है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड रिजल्ट्स होंगे और अब तक के सबसे बेहतरीन नतीजे रिलायंस पेश करेगी। और जिस तरीके से 28% एबिट बढ़ने वाला है GRM के कारण, वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। पेटकेम बिजनेस में हल्का सा गिरावट है, लेकिन वो चूंकि रिफाइनिंग इतना ज्यादा बढ़िया बिजनेस कर रहा है कि वो गिरावट आप रिजल्ट पे असर करती हुई नहीं दिखेगी। तो दूसरी तिमाही के मुकाबले जो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड था, तीसरी तिमाही के नतीजे रिलायंस के बेहद शानदार होंगे। GRM बढ़ता हुआ दिखेगा, रिफाइनिंग बढ़ती हुई दिखेगी और प्रॉफिट भी शानदार बढ़ता हुआ दिखेगा। शुक्रिया नीरज। तो बेहतरीन नंबर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज भी पेश कर सकता है आज के दिन, लेकिन ये मार्केट बंद होने के बाद आएंगे। और कल मैं देखा था निफ्टी के टॉप 3 लूजर्स में रिलायंस ने अपना नाम दर्ज कराया था। बड़े दिनों बाद 5.25% की गिरावट यहां पर देखने को मिलती, डेज लो पर जाकर समाप्ति हुई थी। बाजार पर भी ये प्रेशर डालने का काम कर रहा था। पिछले हफ्ते हालांकि एक 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ था स्टॉक ने। सिमी, ये बताइए नतीजों से पहले कोई ट्रेड लेना चाहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज? जी हेमंत, कल जितना वीकनेस के साथ ये बंद किया था उसके बाद तो लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड लेना ही है और मतलब रिजल्ट्स के लिए अगर कोई पोजीशन लेना है तो मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही रहना चाहिए और मैं लॉन्ग पोजीशन लेने का ही सलाह दूंगी। मुझे लगता है कि 1000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट और 990 का लेवल, ये दोनों लेवल रिलायंस के लिए क्रूशियल होगा। 980 के नीचे स्टॉप लगा के मैं लॉन्ग जाने का सजेशन दे रही हूँ। मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस रिकवर करेगा और मिनिमम 1045 से 1065 का रेंज के बीच में ये स्टॉक आके सेटल करेगा। अब रिजल्ट्स के बाद बाकी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है कि नहीं वो देखा जाएगा, पर फिलहाल 980 के नीचे स्टॉप लगा के मैं लॉन्ग जाने का ही सजेशन दे रही हूँ। चलिए, तो ये राय रिलायंस के स्टॉक पर। एक डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर, जो चैनल CNBC आवाज इस वक्त आप देख रहे हैं वो TV18 का हिस्सा है और TV18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फोकस होगा 2 चीजों पर। पहला तो कुछ नतीजे, माइंट्री, HOEC, डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनियों के नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद, वहां पर क्या एक्शन आज हो सकता है। और दूसरा, वायदा कारोबार की बेहतरीन फिक्स कौन सी है सुमित बगड़िया के पास, ये भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद।
हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं सुमित बगड़िया, विकास सेठी और साथ ही सिमी बॉम्बे का फोकस कुछ स्टॉक्स पर जहां पर काफी बेहतरीन एक्शन दिख रहा है। HOEC एक और स्टॉक है, छोटा स्टॉक, जिसने काफी बेहतरीन नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए हैं। कंपनी नुकसान से मुनाफे में आती हुई दिखी है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और आप देख सकते हैं 4 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 118 करोड़ के आसपास का घाटा था। अब क्या कहीं मौका बनता है खरीदारी करने का? विकास, मैं आपकी राय लेना चाहता हूं HOEC पर। देखिए अनिल जी, नतीजे बेहद ही शानदार थे और आज इस स्टॉक में बहुत अच्छा उछाल मिलना चाहिए। और ऐसे भी मुझे लग रहा है जो क्रूड के दामों में जो गिरावट आई है उसमें अब एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच लेने की जरूरत है। और इस पे कॉन्फिडेंस इसलिए भी ज्यादा आता है कि अगर आपको मालूम होगा तो रिसेंटली वॉरेन बफे, जो कि एक दुनिया के सबसे बड़े और रेस्पेक्टेड इन्वेस्टर है, उन्होंने भी अभी हाल ही में एक US की ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी में करीबन $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन जो कंपनियां है, जो कि बहुत ही पिटी हुई है और मिड कैप्स में ऐसे भी बहुत ज्यादा गिरावट देखी जा चुकी है, और जिस तरह के नतीजे आए हैं हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन के, आज तो ये पॉजिटिव लगता ही है। बाकी अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म की अवधि के हिसाब से भी इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे निवेश किया जाना चाहिए। बेहतरीन नंबर्स HOEC ने पेश किए हैं और घाटे का एक्सपेक्टेशन था, उसके सामने देखिए बेहतरीन मुनाफा आया है। आपसे सिमी एक चार्ट पर राय लेना चाहूंगा, वो है डेल्टा कॉर्प के। घाटे से मुनाफे में ये कंपनी भी आई है, चार्ट्स कैसे लगते हैं इसके? देखिए चार्ट्स मतलब शॉर्ट टर्म चार्ट या मीडियम टर्म चार्ट अगर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि चार्ट में स्ट्रेंथ नहीं है। पर एक बात तो मानना पड़ेगा कि ये स्टॉक जो इसका मेजर सपोर्ट 66, वो अगस्त के महीने में ये स्टॉक बना था लो, और वो लो के आसपास ही है। और रिजल्ट्स अगर बेहतरीन है तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, 70 के ऊपर खुलना पड़ेगा और उसके ऊपर मेंटेन भी करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो 75-76 का मिनिमम टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 70 के ऊपर जाने से मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ, और 76-78 तक भी ये स्टॉक जा सकते हैं अगर मोमेंटम रहता है और मार्केट से भी थोड़ा सा सहारा मिलता है, वॉल्यूम सपोर्ट रहता है। तो 70 के ऊपर मैं बाई करने का सलाह दे रही हूँ। ओके, 72 के ऊपर निकले तो फिर खरीदारी कीजिए, ये राय है डेल्टा कॉर्प के ऊपर नतीजों के बाद। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो सुमित बगड़िया की स्टॉक फ्यूचर्स की कुछ बेहतरीन पिक्स है जो हमें आपको बतानी है, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा खुलने के साथ ही। माइंडट्री एक और ऐसी कंपनी है जिसने अपने तिमाही नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए। विकास से पूछते हैं उनको कैसे लगे ये नंबर्स। 1:1 के बोनस का अनुमान सब लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन नतीजों की डिटेल्स देखकर आपको क्या लग रहा है, आज तेजी होगी या मंदी इसमें? देखिए हेमंत, नतीजे इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस थे, बट मुझे लगता है जिस स्टॉक में जिस तरह की कल ऑलरेडी गिरावट देखी जा चुकी है और जिस तरह का एक पॉजिटिव सेंटीमेंट HCL टेक के भी नतीजों के बाद IT सेक्टर के लिए रहेगा, मुझे लगता है स्टॉक आज पॉजिटिव रहना चाहिए। तो और फिर जो एक पे एक जो बोनस दिया है प्लस एक इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है, वो सब पॉजिटिव है, मतलब इन लाइन है। बाजार में उम्मीदें भी थी, बट चूंकि स्टॉक ऑलरेडी कल पिट चुका है तो मुझे लगता है वहां से एक बाउंस बैक देखा जाना चाहिए। तो आई वुड बी पॉजिटिव ऑन माइंडट्री फॉर टुडे। ओके, माइंडट्री पर पॉजिटिव खरीदारी करने की राय। बोनस आया है 1 पर 1 और नतीजे ठीक ठाक। चलिए अब मैं लेता हूं सुमित की बेहतरीन पिक। सुमित की लिस्ट में मुझे बाय और सेल दोनों कॉल दिख रहे हैं। पहले अरविंद लिमिटेड, जहां बिकवाली की राय बताएं सुमित। अनिल जी, अरविंद के अंदर एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमको देखने को मिला है, और जिस हिसाब से इस स्टॉक के अंदर एक रैली देखने को मिली थी, उसी हिसाब से एक करेक्शन भी देखने को मिला है। कल भी हमको इसमें एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिला है। मुझे इमीडिएटली ऐसा लग रहा है कि अरविंद के अंदर यहां से एक और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक 10 से 15 रुपए की और करेक्शन दिखा सकता है। तो आई थिंक अरविंद को एक 300-305 के बीच में एक सेल इनिशिएट किया जा सकता है, 1 या 2 दिन का ट्रेडिंग का लिहाज से। और ऊपर में स्टॉप लॉस रखेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 312 का, और नीचे में टारगेट्स मान के चलेंगे 290 से 280 तक, यानी 15 से 20 रुपए का फॉल हमको एक देखने को मिल सकता है। अरविंद के अंदर सेल करके काम करना चाहिए। गेन इंडिया, ये स्टॉक भी आप बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। हर रोज ये शेयर गिर रहा है। ईरान की टेंशन जो बरकरार है, 5 लाख बैरल पर डे, वो और आगे बाजार में देंगे। ये बताइए 100 के नीचे भी जा सकता है क्या केन, क्या लगता है?
जी बिल्कुल हेमंत, केन और ओएनजीसी ये दो स्टॉक हम कंटिन्यूसली एक हायर लेवल से कंटिन्यूज है, हमने इसमें एक सेल व्यू बना के रखा है। और केन ऐसा स्टॉक है जिसको आप रोज सुबह आके आप सेल कर सकते हो, आपको सेम डे में प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं तो एक दो दिनों में वापस आपको प्रॉफिट मिल ही जाता है। ये स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं करता, अगर ये 2 से 4% ऊपर बढ़ता है तो उससे बड़ी तेजी से स्टॉक गिरता है। ये स्टॉक के अंदर मंदी लग रही है, क्रूड के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी तेजी नहीं लगती है। अगर ये ज्यादा से ज्यादा अगर नीचे नहीं गिरा तो क्रूड एक कंसोलिडेट करेगा या रेंज में चलेगा। केन के अंदर हमें ऐसा लगता है कि इस बार ये स्टॉक 100 का लेवल क्रॉस कर सकता है नीचे में, और डबल डिजिट ये स्टॉक दिखा सकता है। चार्ट्स को भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक लोअर लो ही बनाते जा रहा है केन इंडिया स्टॉक, और सेम ओएनजीसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो स्पेशली केन की अगर बात करेंगे तो 111 112 जो लेवल्स है सेल इनिशिएट किए जा सकते हैं। 118 का स्टॉप लॉस रहेगा, पहला टारगेट 100 और उसके बाद डबल डिजिट टारगेट 95 रुपीज। ओके, तो ये रहा इस वक्त केन को शॉर्ट करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए पहला सौदा। साथ ही होगा प्री ओपनिंग सेशन। शुरुआत करेंगे हम रुपए की, जहां पर कल 8 पैसे की कमजोरी थी। इसके अलावा स्टॉक 2020 के ट्रेडिंग आइडियाज आपको बताएंगे। ब्रोकरेजेस कहां पर नजर बनाए हुए हैं, क्या रिपोर्ट्स आई है जिनके दम पर स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा, वो भी आपको बताएंगे। और इन सबके साथ एक खास बात वो ये कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो कल तेज गिरावट हुई है, परसों तेज गिरावट हुई है, अब वहां पर क्या रणनीति होनी चाहिए, खरीदारी की जाए या जो है स्टॉक उसे भी बेच कर निकल जाए, इस सब पर होगा खास फोकस। ब्रेक के बाद पहला सौदा।